तो वन पीस से वॉरलॉर्ड्स और नारुतो से अकात्सुकी, आखिर इनमें से किसका इन्फ्लुएंस अपने अपने वर्ल्ड में ज्यादा था? और उससे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि इन्फ्लुएंस आखिर होता क्या है। मैं कुछ इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स की बात करूं तो पहले होंगे गोल्डी रॉजर। ये बंदा एक अलग ही लेवल पर है। जब इन्हें एग्जीक्यूट किया जा रहा था, ये बताते हैं वन पीस के बारे में, और बस वही एक सेंटेंस पूरे वन पीस वर्ल्ड को इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि एक नया पायरेट एरा का स्टार्ट होता है। नारुतो सीरीज में भी कई सारे इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि होकागे या फिर लेजेंडरी सानी। भाई आज भी बोरुटो में कई लोग सास्के को ओरोचिमारू के स्टूडेंट के नाम से जानते थे। And his opponent will be wearing Lord Orochimaru's ID tag, the legendary shinobi who attacked। तो अब अगर हम अपने टॉपिक पर आए कि वॉरलॉर्ड एंड अकात्सुकी, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में किसका इन्फ्लुएंस अपने वर्ल्ड में ज्यादा रहा? तो अकात्सुकी ने 5 ग्रेट नेशंस को भी अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए चैलेंज किया था। 4th ग्रेट निंजा वॉर को भी शुरू करने में एक बहुत बड़ा कारण था अकात्सुकी, जो कि पूरे शिनोबी वर्ल्ड के लिए एक काफी बड़ा थ्रेट था। और तो और अकात्सुकी ने एलाइड शिनोबी फोर्स को बनाने पे मजबूर कर दिया। अब अगर हम वॉरलॉर्ड ऑफ द सी की बात करें तो योंकोस के बाद वॉरलॉर्ड्स को सबसे डेंजरस पायरेट माना जाता था। 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर एक ऐसे पायरेट थे जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएटेड थे, बदले में उन्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट से एक अच्छा खासा पोजीशन मिलता है। तुम्हें एक हाई रैंकिंग ऑफिसर जितना ही रिस्पेक्ट मिलता है, पर इसके बदले अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट को कभी तुम्हारा काम पड़ा तो तुम्हें उनकी मदद करने के लिए आना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हर चीज है, तुम्हें इज्जत मिल ही रहा है, एक स्पेशल स्टेटस मिल रहा है, और तुम एक पायरेट की लाइफ तो जी ही रहे हो। अब अगर कुछ वॉरलॉर्ड के इन्फ्लुएंस की बात करें तो सबसे पहले है क्रोकोडाइल, जो कि चाहता था एक स्ट्रॉन्ग वेपन को बनाना, जिस कारण ये कई सारे टैक्टिक्स का यूज करता है। तो एलाबास्टा किंगडम में सबसे पहले रेन को रोकता है, वहां के लोगों को आपस में लड़ने पर मजबूर कर देता है। और तो और क्रोकोडाइल के पास एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी था, जैसे कि वो बरोक वर्क्स कहता था, जहां की तुम्हें कई सारे स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट यूजर्स मिल जाएंगे। और इन सभी चीजों को फंड करने के लिए काफी सारे पैसे लगते हैं, जो कि वो अपने काले धंधे से कमाता था। पर इन सभी जगह उसका वॉरलॉर्ड स्टेटस उसे काफी ज्यादा हेल्प करता है, और एक वॉरलॉर्ड ना होता तो काफी पहले ही रुक गया होता। अब सेम कुछ इसी तरह डोफ्लामिंगो, इस बंदे ने हर एक गलत काम कर रखा है जो कि तुम सोच सकते हो। ये एक राजा को मजबूर करता है उसी के लोगों को मारने के लिए। ये बंदा ड्रग सप्लाई भी करता था, और वायोला को मैनिपुलेट करने के अलावा कुछ ऐसा भी किया है जो कि मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। ऊपर से इसके ग्रुप में कई सारे डिफरेंट डेविल फ्रूट यूजर्स, जिसमें से एक थी शुगर, जो कि दूसरे पर्सन को टच करके उसे एक खिलौने में बदल सकती थी। और जैसे ही कोई पर्सन एक टॉय में कन्वर्ट होगा, उसके बारे में लोगों की जितनी भी मेमोरीज होंगी वो सभी भूल जाए। मतलब डोफ्लामिंगो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्राइम को भी कर चुका है, और यहाँ पर भी इसका वॉरलॉर्ड स्टेटस इसे काफी ज्यादा हेल्प करता था। पर हर एक वॉरलॉर्ड का सिर्फ नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है। जैसे कि हम कुमा की बात करें तो कुमा एक्चुअली रेवोल्यूशनरी आर्मी से जुड़ा हुआ था, और मरीन्स में जाकर ये वॉरलॉर्ड बनता है एज अ स्पाई। इनफैक्ट इसने स्ट्रॉ हैट्स को सावा ओदी से निकलने में मदद भी किया था, और अगर ये ना होता तो वन पीस एनीमे सावा ओदी में ही खत्म हो जाता। और अब अगर हम अकात्सुकी और वॉरलॉर्ड के पावर स्ट्रक्चर को देखें तो अकात्सुकी का लीडर था नागाटो, एटलीस्ट उसे तो ऐसा ही लगता था। पर एक्चुअली में शुरू से ही अकात्सुकी कंट्रोल हो रहा था मादारा के हाथों, और यहाँ पर भी एटलीस्ट मादारा को ऐसा ही लगता, क्योंकि असली मास्टरमाइंड था ब्लैक जेत्सु। पर यहाँ के सभी मेंबर्स हाईली स्किल्ड रॉग निंजास थे, और तो यहाँ के सभी मेंबर्स एस रैंक प्लस थ्रेट होल्ड करते थे, जैसे इताची, किसामे, देदारा, सासुरी, हिडान, काकुजु, कोनान और ब्लैक जेत्सु। अकात्सुकी का मिशन था सभी टेल बीस्ट को कैप्चर करना। सभी बीजूस को पकड़ने के लिए अलग अलग मेंबर्स को असाइन किया गया था, जिसमें हर कोई डेंजरस लेवल के मिशंस करते थे। अकात्सुकी का हर एक मेंबर एक पूरे आर्मी को तोड़ने की ताकत रखता था। और अब देखते हैं वॉरलॉर्ड का पावर स्ट्रक्चर। तो वॉरलॉर्ड्स एक्चुअली मरीन्स के अंडर ही काम करते थे, लेकिन उनके पास उनका इंडिपेंडेंट रूल भी था। हर वॉरलॉर्ड अपने रीजन में एक किंग की तरह था। जैसे क्रोकोडाइल, डोफ्लामिंगो, मीहॉक, बोआ हैंकॉक या फिर जीनबे, सभी अपने अपने टेरिटरी के एक पावरफुल ओवरलॉर्ड्स थे, और ये लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट से ओकेजनली टक्कर लेते रहते थे। अब जैसे कि अगर तुम्हें याद होगा ड्रेसरोसा में डोफ्लामिंगो अपनी चालाकी दिखाते हुए फुजितोरा को पहले अपनी साइड कर लेता है, तो वॉरलॉर्ड्स को मरीन्स की तरफ से भी हेल्प मिलता है। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की, क्योंकि पावर सिर्फ ताकत से नहीं आता, इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी पे भी उतना ही डिपेंड करता है। और पहले अगर हम अकात्सुकी का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देखें तो अकात्सुकी के आने के बाद 5 ग्रेट नेशंस में डर का माहौल बन चुका था। सबके मन में सिर्फ एक ही चीज था कि ब्लैक कोड, जिस पर कि रेड क्लाउड बने हुए हैं, उनसे पंगा नहीं लेना। अकात्सुकी का प्लान दुनिया को एक ऐसे सपने में डालने का था जहां सब कुछ उनके कंट्रोल में हो, जो कि था इन्फिनिट सुकुयोमी। पर ये तो था पूरा ग्रुप। यहाँ के कई बंदे तो पर्सनल लेवल पर भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम था इताची उचिहा का। जब एक बच्चे ने सिर्फ एक रात में अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, और वो भी कोई ऐसा वैसा क्लैन नहीं, उचिहा क्लैन। ये इतना बड़ा बात था कि लोग इताची का नाम सुनते ही उससे डरने लगते थे। तो अब अगर वॉरलॉर्ड के साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो यहाँ पर कई सारी चीजें। सबसे पहले तो यहाँ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन
मैनिपुलेशन होता है। वॉरलॉर्ड सिर्फ पावर से नहीं बल्कि दिमाग से भी दुनिया को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि तुम डोफ्लामिंगो को ही ले लो, इस बंदे ने एक राजा को उसी के लोगों को मारने पर मजबूर कर दिया और कई सालों तक लोग इसे अपना राजा मानते रहे और हर एक बुरे काम करने के बावजूद भी ड्रेसरोसा के लोग डोफ्लामिंगो से प्यार करते थे और उसे जेन्युइनली अपना किंग मानते थे। और यहाँ पर क्रोकोडाइल भी ज्यादा पीछे नहीं था। एलाबास्टा का किंग जो कि अपने लोगों से हद से ज्यादा प्यार करता था, क्रोकोडाइल ने यहाँ के लोगों को इस तरह से मैनिपुलेट किया कि वही लोग अपने ही किंग को मारने के लिए तैयार हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर इन दोनों ग्रुप का क्या इंपैक्ट था। अकात्सुकी ने 5 कागे समिट को डिस्टर्ब किया था और नेशंस को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा किया था, पर पॉलिटिकली अकात्सुकी का हर इंपैक्ट नेगेटिव नहीं। इन लोगों से लड़ने के लिए पूरे शिनोबी वर्ल्ड को एक एलाई बनना पड़ा था। जनरेशन बाय जनरेशन जो दुश्मनी चल रही थी अकात्सुकी जैसे बड़े थ्रेट के सामने उसे भी खत्म करना पड़ा। और अब बात करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर वॉरलॉर्ड्स का इंपैक्ट। तो वॉरलॉर्ड ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज किया है। ड्रेसरोसा, एलाबास्टा या फिर अमेज़न ले, ये सारे पावरफुल किंगडम्स एक वॉरलॉर्ड के कंट्रोल में था। एंड एक्चुअली गवर्नमेंट कभी भी उन पर भरोसा तो नहीं करती थी, पर उन्हें वॉरलॉर्ड्स की जरूरत थी। क्योंकि अब तुम मरीन फोर्ट के वॉर को ही ले लो, वहां पर व्हाइट बेड पायरेट से लड़ने के लिए मरीन्स ने वॉरलॉर्ड को बुलाया था। पर अब जो चीज स्टार्ट होता है उसका एंड भी होता है। अकात्सुकी के मेंबर्स एक एक करके धीरे धीरे खत्म होते गए। एंड वॉरलॉर्ड की बात करें तो एक ही बार में वॉरलॉर्ड सिस्टम ही खत्म हो गया, जो कि कई सारे नेशंस के लीडर ने मिलकर डिसाइड किया था कि इस वॉरलॉर्ड सिस्टम को होना ही नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं क्या इनका रिप्लेसमेंट मिल पाया। तो अकात्सुकी की बात करें तो नहीं, अकात्सुकी एक ऐसा लेजेंडरी ग्रुप था जिसकी तरह कोई दोबारा बन ही नहीं सकता। अब मुझे पता है बोरुटो में भी कई सारे एनिमी ग्रुप्स हैं, पर भाई अकात्सुकी के लेवल का कोई जा ही नहीं सकता। एंड वॉरलॉर्ड तो बस एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि पायरेट्स और मरीन्स दोनों को प्रॉफिट कर रहा था। और जैसे ही वॉरलॉर्ड्स खत्म हुए, मरीन्स ने उनका रिप्लेसमेंट भी ढूंढ ही लिया। उन्हें रिप्लेस कर दिया सेरेफिम्स एंड पैसिफिस्टा। और सेरेफिम्स पिछले जितने भी वॉरलॉर्ड्स उनके ही आर्टिफिशियल वर्जन थे जिनके पास उनके ही पावर्स भी थे। तो फाइनली वो मेन पार्ट जिसके लिए तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया, आखिर किसका इन्फ्लुएंस, इंपैक्ट और फियर फैक्टर ज्यादा था। तो अब हम सीधे इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो अगर इन्फ्लुएंस ऑन कॉमन पीपल की बात करें तो नॉर्मल लोगों में अकात्सुकी का एक बहुत बड़ा फियर एंड डिस्ट्रक्शन और वर्ल्ड डोमिनेंस का थ्रेट था। नॉर्मल लोग तो अकात्सुकी के नाम से डर कर भागने लगते हैं। और वहीं वॉरलॉर्ड्स का नॉर्मल लोगों पर मैनिपुलेटिव इंपैक्ट था। नॉर्मल लोगों के लिए तो वॉरलॉर्ड नेवी के एलाई थे, यानी कि उनके एलाई, और इसीलिए स्टार्टिंग में वॉरलॉर्ड्स को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार मिलता था। पर ये तभी तक के लिए था जब तक लोगों को उनका असली सच पता नहीं चला। पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात करें तो अकात्सुकी ने निंजा वर्ल्ड को डिवाइड करने की कोशिश की और उनका प्लान था एक नए ऑर्डर को बनाने का। पर वॉरलॉर्ड का वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर इंपैक्ट काफी वीक था, क्योंकि एक्चुअली सभी वॉरलॉर्ड्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए ही तो काम करते थे। और अब फियर फैक्ट है, अकात्सुकी ने पूरे शिनोबी वर्ल्ड को डर के माहौल में डाल दिया था। Here he comes, guys! वॉरलॉर्ड की बात करें तो ग्रैंड लाइन में उनका नाम ही लोगों के दिल में खौफ डाल देता था। いくらあなたたちが強くてもかなうわけないわ。あの桜花七部会の一人クロコダイルには。誰だって？言ってんじゃねえか。 और अब फाइनली उस आंसर का जवाब कि आखिर कौन था ज्यादा इन्फ्लुएंशियल। तब देखो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग फील्ड में आगे है। पहले अगर बात करें अकात्सुकी की, तो अगर फियर और वर्ल्ड कंट्रोल की बात आए तो ये लोग आगे रहते हैं। अकात्सुकी ने निंजा वर्ल्ड के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हिलाकर 5 ग्रेट नेशन को चैलेंज किया था। और वहीं वॉरलॉर्ड्स का मैनिपुलेशन और गवर्नमेंट पर इनडायरेक्ट कंट्रोल काफी ज्यादा था। और अगर वर्ल्ड स्केल पर इन्फ्लुएंस की बात करें तो वॉरलॉर्ड्स अकात्सुकी से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल। उनका पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और अंडरवर्ल्ड कंट्रोल ये वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी नीची नजर से देखने पर मजबूर कर देता था। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल फियर और वर्ल्ड डोमिनेशन की बात करें तो इस मामले में अकात्सुकी का इन्फ्लुएंस अपने वर्ल्ड में ज्यादा था। तो अब ये तुम पर है कि तुम इनके इंपैक्ट को किस फैक्टर पर देख रहे हो। तो इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। और अगर तुम्हें पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट्स बताना कि इनमें से तुम्हारा फेवरेट कौन है, अकात्सुकी या फिर वॉरलॉर्ड्स।